नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेविड रतन एग्जाम स्टडी में। एक बार फिर से दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जीवन कौशल प्रबंधन एवं वृत्ति के, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो हमारी रिपीटेड सुपरटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। दोस्तों चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए आज का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है दोस्तों, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों का पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डेस्क के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जाता है। किसके रूप में वर्णित किया जा सकता है दोस्तों, बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए आंतरिक रूप से अभिप्रेत शिक्षार्थी, ऑप्शन बी तथ्य आधारित शिक्षार्थी, ऑप्शन सी शिक्षक अभिप्रेत शिक्षार्थी, ऑप्शन डी आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो बताएंगे दोस्तों फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, क्या आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी। तो राजेश अतिलोलुप पाठक है, इसमें आंतरिक रूप से विपरीत है राजेश, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा प्रबलन के प्रकार हैं। तो बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक में गौड़, ऑप्शन बी धनात्मक ऋणात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई भी नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए तथा बी दोनों, यानी प्राथमिक और गौड़, धनात्मक और ऋणात्मक, ये सभी हमारे क्या प्रबलन के प्रकार हो जाएंगे। तो ए और बी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों इसका भी ध्यान रखेंगे, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक और गौड़ होते हैं। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन बी समान अवयवों का सिद्धांत, ऑप्शन सी ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ऑप्शन डी सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा कौन सा, सी ऑप्शन राइट, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो इन तीनों से अलग हो जाएगा दोस्तों, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है हमारा, वो किसने किया था इसका प्रतिपादन दोस्तों, ये जो किया था प्रतिपादन ये किया था क्लार्क और हल ने दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्लार्क व हल। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है, क्षेत्र सिद्धांत इनमें से किस वर्ग का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर व्यवहार विदों का, ऑप्शन बी संरचना विदों का, ऑप्शन सी मनोविश्लेषकों का, ऑप्शन डी गेस्टाल्टवादियों का। तो बताएंगे दोस्तों क्षेत्र सिद्धांत जो किस वर्ग के मनोवैज्ञानिकों से संबंधित है। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गेस्टाल्टवादियों का। क्षेत्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का है। तो दोस्तों सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों में कौन, कुर्ट लेविन। तो ध्यान से रखेंगे, कुर्ट लेविन, कहीं कहीं कुर्ट लेविन भी आ जाता है दोस्तों, कुर्ट लेविन। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 5, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछते हैं, आप क्या करेंगे। यानी कि एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है विषय से हटकर। तो ऑप्शन नंबर ए उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, ऑप्शन बी उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, ऑप्शन सी उसे गैर अनुशासित समझकर दंड करेंगे, ऑप्शन डी कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो दंडित करना, अनुमति नहीं देना, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। बताएंगे दोस्तों इन दोनों में कौन सा हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। तो बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन ए व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, बी ऑप्शन बहुपरिप्रेक्ष्य की
को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। ऑप्शन सी चर्चाओं के अवसर प्राप्त कराना। ऑप्शन डी प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 7। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। तो बताएंगे व्यवहार का करना पक्ष जो है वो किस क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर ए सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र। ऑप्शन बी सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। ऑप्शन सी सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। ऑप्शन डी सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो दोस्तों 7 का राइट क्या हो जाएगा, बताएंगे जल्दी से। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। ये सीखने के किस आयाम को उजागर करते हैं, बताएंगे करता है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ऑप्शन बी मनोरंजन द्वारा अधिगम। ऑप्शन सी भाषा निर्देशित अधिगम। ऑप्शन डी प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो बताएंगे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 8 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। तो ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र ऑप्शन नंबर ए बेहतर होता है। ऑप्शन बी स्थिर रहता है। ऑप्शन सी अवनत होता है। ऑप्शन डी समान रहता है। तो बताएंगे दोस्तों 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या ए बेहतर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर व्यावसायिक क्षेत्र। ऑप्शन बी अनुभवक क्षेत्र। ऑप्शन सी भावात्मक क्षेत्र। ऑप्शन डी आध्यात्मिक क्षेत्र। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो सीखने का क्षेत्र हो जाएगा हमारा दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भावात्मक क्षेत्र जो हमारा सीखने का क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है। एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो दोस्तों बी ऑप्शन है, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरह प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल पड़ रहे हैं। सी ऑप्शन है दोस्तों, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वे प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होते हैं। ऑप्शन डी है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुंथे हुए और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों बताएंगे 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे दोस्तों। तो 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुंथे हुए और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भय अवस्था जो माता पिता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या गलती है। दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन बी क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम। ऑप्शन डी विल्सन सिंड्रोम। तो दोस्तों भय अवस्था जो कि माता पिता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डाउन सिंड्रोम। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए मातारोपण। ऑप्शन बी अंगीकरण। ऑप्शन सी अनुकरण। ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। तो बताएंगे दोस्तों 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंगीकरण। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है अंगीकरण।
आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संप्रेषित करते हैं। ऑप्शन बी, विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं। ऑप्शन सी है दोस्तों, विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं। ऑप्शन डी, विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। तो निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है दोस्तों? तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्यालय जाति के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? ऑप्शन नंबर ए, नृत्य कला केंद्रित। ऑप्शन बी, हस्तकला केंद्रित। ऑप्शन सी, पुस्तक कला केंद्रित। ऑप्शन डी, संगीत कला केंद्रित। तो बताएंगे दोस्तों 15 का राइट आंसर। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हस्तकला केंद्र। गांधी जी ने हस्तकला केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल दिया था। तो इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन में सत्तावादी। ऑप्शन बी, अधिनायकी। ऑप्शन सी, अनुमतिपरक। ऑप्शन सी, सुविधादाता। तो बताएंगे दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF यानी कि 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? दोस्तों 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुविधादाता की भूमिका शिक्षक की रहती है NCF 2005 के अनुसार। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 17, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने, अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। बी ऑप्शन है, बच्चों के अनुभव को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन सी है, पाठ्य पुस्तक के अध्ययन को क्रमवार पूरा कराना। ऑप्शन डी है दोस्तों, ये सुनिश्चित करना कि शिक्षक अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताएंगे। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। ऑप्शन बी है, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। सी ऑप्शन सत्तावादी होता है जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप ग्रहण करता है। ऑप्शन डी है, सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है दोस्तों। तो 18 का राइट क्या हो जाएगा? प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन नंबर ए, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। ऑप्शन बी, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एक मात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। ऑप्शन सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन डी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो बताएंगे 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी स्थिति बाल केंद्र कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो दोस्तों वो कर रही है कौन सी? ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हमारी बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, आज के प्रैक्टिस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। कक्षा एक
में बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम में होना चाहिए। कक्षा 1 में बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम में होना चाहिए। किस क्रम में? ऑप्शन नंबर ए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन बी लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। ऑप्शन सी सुनना, लिखना, बोलना और पढ़ना। ऑप्शन डी लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना। तो कक्षा 1 में बच्चों की भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? तो दोस्तों वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और इसका शॉर्ट सूत्र होता है दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म क्या, इसे याद रखेंगे, शुभोपली। शुभोपली, शुभोपली। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और अपना स्कोर हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि पता चल सके कितनी बेहतरीन तैयारी हो रही है, और इसी के अनुसार हम आगे भी और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। तो दोस्तों जुड़े रहें, बने रहें आपके अपने चैनल डेविड रतन एग्जाम स्टडी में दोस्तों। और आपको अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट नजर आए तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। तो दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।